कहानियों के संसार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीष्म की कहानी विरह गति लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी विरह गति। जब सर्वप्रथम मुझे अपनी शारीरिक कमजोरी का पता चला कि मैं किसी को शारीरिक सुख दे पाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ, तब मैंने तमाम नामी गिरामी डॉक्टरों, वैद्यों, यहाँ तक कि तथाकथित नीम हकीमों को भी दिखाया। उनके बताए तमाम नुस्खों का प्रयोग कर डाला, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। थक हार कर मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में केंद्रित कर आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। फलस्वरूप फिजिक्स से एमएससी में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद ही मुझे बंगलौर में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति मिल गई थी। तब मेरी उम्र यही कोई 22 वर्ष की रही होगी। प्रिय रेवा, मेरे जीवन का पल पल तुम्हें न्यौछावर। तुम्हें रूठ कर यहाँ से गए आज पूरा 1 माह होने जा रहा है। कल शाम पापा जी का पत्र मिला था कि तुम अभी कुछ दिन और अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली में ही रहना चाहती हो। रेवा, तुम क्यों नहीं आई? मैं जब तुम्हें लेने गया था तभी तुम्हें आना चाहिए था। अभी तो हमारे विवाह को 1 वर्ष भी नहीं बीता है। आगे लंबी जिंदगी पड़ी है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। साथ ही यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपनी शारीरिक कमजोरी छिपाकर तुमसे विवाह किया, परंतु वास्तव में मैंने ऐसा क्यों किया शायद तुम समझ सको। जो तुमसे कह नहीं सका वह इस पत्र से संभवतः स्पष्ट हो पाए। नौकरी मिलने के बाद से ही मेरे मम्मी डैडी ने मुझे विवाह कर लेने के लिए अनेक दबाव डाले, जो आज भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनका बेटा नपुंसक है। प्रारंभ के दिनों में मैं उन्हें अपने कैरियर का वास्ता देकर टालता रहा। फिर 2 साल के लिए मुझे अमेरिका रिसर्च करने के लिए मेरे विभाग द्वारा भेजा गया। अमेरिका में भी मैंने अपना मेडिकल चेकअप कराया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। और जब वहाँ के डॉक्टरों ने हार सी मानते हुए यह कहा कि कुछ नहीं हो सकता, तब मैंने इस ओर सोचना ही बंद कर दिया। भारत वापसी के तुरंत बाद मेरे ऊपर विवाह कर लेने का दबाव पड़ने लगा। मैं 25 वर्षीय सुदर्शन नवयुवक था। अच्छी नौकरी होने के साथ साथ मेरे आशावान भविष्य की ओर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। फलस्वरूप मेरे विवाह के लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए, किंतु मैं अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण किसी लड़की का जीवन तबाह नहीं करना चाहता था। साथ ही यह भी नहीं चाहता था कि किसी को मेरी शारीरिक कमजोरी का पता चल सके। आकर्षक व्यक्तित्व, गोरा रंग, ऊंचा कद, भरा पूरा शरीर देखकर किसी के मन में मेरे नपुंसक होने की कल्पना तक नहीं थी। सभी अपने अपने अनुसार मेरे विवाह न करने के विषय में अपना अपना विचार प्रकट करते रहते। कोई कहता अभी तक मनपसंद लड़की नहीं मिली, कोई कहता कैरियर की ओर ध्यान दे रहा है, तो कोई कहता विदेशी मेम से शादी करेगा। जितने मुंह उतनी बातें। मेरे आईएएस माता पिता विभिन्न सरकारी विभागों में उच्च पदों में रहने के बाद अवकाश प्राप्त कर दिल्ली में रहकर रात दिन अपनी पुत्र वधू एवं पोती पोती के सपने देख रहे थे। मेरे विवाह के लिए 20 लड़कियों के फोटो बायोडाटा सहित वह कोरियर डाक से मेरे पास भेजते और जब कभी बेंगलोर आते तो स्वयं साथ में लेकर आते, परंतु मैं विवाह न करने का दृढ़ संकल्प लिए हुए था। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे मेरा कैरियर देखने दीजिए इत्यादि बहाने बनाकर उन्हें टालता रहता। नपुंसक होने का मतलब यह नहीं था कि मैं सुंदरता का प्रेमी नहीं था। मम्मी डैडी द्वारा भेजी जाने वाली लड़कियों की फोटो पर एक दृष्टि डालने के उपरांत घंटों अपने भाग्य को कोसता रहता। समय बीतता गया, मैं 29 वर्ष का हो गया। इस बीच मेरी पदोन्नति भी हुई और 2 बार मुझे विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित था। मैं विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करना चाहता था। मैं विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे आविष्कार करना चाहता था जिससे हमारे देश का नाम विश्व पटल पर छा जाए। इसी तरह एक बार जब मम्मी डैडी 15-16 लड़कियों के फोटो बायोडेटा सहित बेंगलोर मेरे पास आए, तो मैंने देखा कि हमेशा की तरह उनका दिल रखने के लिए बायोडेटा व लड़कियों के फोटो देखने शुरू कर दिए। मैं पहले की भांति उनमें कोई ना कोई कमी बताने लगा। तभी 9वीं या 10वीं लड़की की फोटो को देखकर मैं उस पर मुग्ध सा हो गया। वह फोटो मैं अपने हाथ से हटा ना पाया।
अपलक उस अप्रतिम मुखमंडल को निहारता चला गया। मैं भूल गया कि मुझ में कहीं कोई कमी भी है और मुझे इस फोटो में कमी बतानी है। मेरे पास बैठे मेरे मम्मी डैडी के मन में खुशी समाने लगी। वे सोचने लगे कि मैं अटका यानी फंसा, यानी लड़की पसंद आ गई है। मैं उस फोटो को देख ही रहा था कि मम्मी ने उस लड़की के विभिन्न कोणों में खींची 3-4 फोटो और मुझे देखने के लिए दी। मैं उन फोटो को देखते हुए किसी दूसरे लोक में पहुंच गया। वह अप्रतिम सुंदर फोटो तुम्हारा ही था रेवा, जिसने मेरे होश उड़ा दिए, मेरी प्रतिज्ञा भंग कर दी, मेरे हृदय में प्रेम का बीज रोपित कर दिया, मेरा निश्चय भंग कर दिया। तुम मुझे पहली ही दृष्टि में न केवल भा गई बल्कि मेरे हृदय की गहराइयों में उतरती चली गई। मैंने अपने आप को बहुत नियंत्रित करने की चेष्टा की परंतु असफल हो रहा। मैं तुम्हें साक्षात देखने के लिए बेहाल था। हाँ के सिवाय मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। मैं भूल गया कि मैं नपुंसक हूँ। मैं भूल गया कि मैं शारीरिक सुख दे पाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। तुम्हारे प्रति जन्मे प्रेम ने हृदय में हिलोरें लेना शुरू कर दी। निश्चय को प्रेम ने डिगा दिया। हृदय के किसी कोने से आवाज आई कि क्या शारीरिक सुख ही सब कुछ होता है। मैं अपनी पत्नी को अपने प्यार से इतना अभिभूत कर दूंगा कि वह शारीरिक सुख को भूल जाएगी। उसे अपना सच्चा प्यार दूंगा, उसे जी जान से चाहूँगा, संसार भर के सारे सुख उसे उपलब्ध कराऊंगा। और फिर जब मैं अपने मम्मी डैडी के साथ पहली बार तुम्हें देखने तुम्हारे घर पहुंचा तो मेरे अंदर का रहा सा धैर्य भी जवाब दे गया। तुम्हें देखने के बाद मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए उतावला हो उठा। मैं तुमसे उसी पल से बेइंतहा प्रेम करने लग गया। तुम्हारे मम्मी डैडी की इजाज़त के बाद दिल्ली में तुम्हारे साथ बिताए वह अविस्मरणीय पल क्या मैं कभी भूल सकता हूँ। विवाह पूर्व का तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मोहक सौंदर्य की समीपता, तुम्हारा वह शायराना अंदाज मुझे अपनी नपुंसकता भुलाने के लिए पर्याप्त था। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपनी शारीरिक कमी का बताना छिपा गया। शायद यही मेरी गलती थी, परंतु तब मुझे भय था कि कहीं तुम मुझसे विवाह करने के लिए मना न कर दो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था रेवा। प्रिय रेवा, मैं तुम्हें अभी भी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। तुम मेरे जीवन का आधार और संबल हो। तुम्हारे बिना भी इस जीवन का एक एक पल काटना मेरे लिए असंभव हो। तुम्हें याद है अपनी सुहागरात में हम दोनों एक दूसरे से कितनी बातें करते रहे थे। उस रात तुम्हारी बातचीत से मैंने निष्कर्ष निकाला था कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें। मैंने तय किया था कि तुम्हारे लिए शारीरिक संबंध गौण है, आत्मिक संबंध ही सब कुछ है। उस रात के बाद अगली 2 रातों में मेरे मस्तिष्क में यह बात नंगी तलवार की भांति मेरे सिर पर लटकती रही थी, कहीं तुम मेरे नपुंसक होने से भड़क ना उठो। तमाम कोशिशों के बाद मैं अपनी कमी को तुम्हारे ऊपर प्रकट न कर सका। इन 3 रातों में तुम कितना खुल चुकी थी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की अपने विवाह के कुछ ही घंटों बाद अपने पति के सामने इतनी सहज और बेतकल्लुफ हो जाती है। चौथी रात तुमने अपने शरीर को न केवल मेरे हवाले कर दिया था बल्कि मुझे एहसास भी दिला दिया था कि अब तुम प्रेम वार्ता से ऊब चुकी हो। तुम्हें प्यार भरी बातों के अलावा भी मुझसे बहुत कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं था। पेट दर्द का बहाना कर उस समय तो मैंने तुम्हारी इस मांग से छुटकारा पा लिया था, किंतु अगले दिन से ही अपने हनीमून टूर में मेरी सख्त परीक्षा शुरू होने वाली थी। शिमला की हसीन वादियों से ज़्यादा अच्छा तुम्हें चायल में लगा था। विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित क्रिकेट के मैदान पर वहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हम दोनों कितनी देर तक क्रिकेट खेलते रहे थे। मैं तुम्हें अपनी स्वरचित कविताएं सुनाता रहा था। तुमने कविताओं में रुचि लेनी बंद कर दी। मैंने सोचा तुम थक चुकी हो। तुम्हारी बंद पलकों को चूमने के बाद मैं तुम्हें अपनी बाहों में बांधे सोने की तैयारी करने लगा, तभी भूचाल सा आ गया। तुमने मुझे झकझोर डाला और एकाएक मुस्कुराकर पुनः अपनी आंखें बंद करके लेट गई। मेरी नींद हिरन हो चुकी थी। मैं तुम्हारा संकेत समझ गया। तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए था। मैं भी अपने अंदर एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करने लगा। इतनी अधिक उत्तेजना मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। उसी उत्तेजना के वशीभूत मैंने तुम्हारे शरीर से कपड़े हटा दिए। तुम शांत अपने चेहरे पर लज्जावश तकिया रखे जाग रही थी। दूधिया विद्युत प्रकाश में तुम्हारे सुगठित संगमरमरी देह के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें चूमने लगा। मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरी हरकतें तुम्हें सुख देते हुए उत्तेजना से भर रही हैं।
साथ ही मैं अपनी शारीरिक क्षमता जानते हुए भी उस समय पौरुष से भरा तुम्हारी संगमरी मरी देह को चूमता सहलाता रहा। फिर जब तुम्हारे धैर्य का बांध टूटा, तुमने मुझे अपने ऊपर खींच लिया। उस क्षण तुम्हारी सारी शर्म कपूर की भांति उड़ चुकी थी। तुम मुझे निर्वस्त्र कर मेरा कचूमर निकालने में लग गई, परंतु मैं कब का पसीने पसीने, थका, हताश, हारे हुए खिलाड़ी की तरह तुम्हारे शरीर पर पड़ा हाँफ रहा था। तुम्हारी बंद मुट्ठी में मेरा सारा पौरुष मरी चुहिया की तरह बेजान और अपने भाग्य को रो रहा था। उस रात पहली बार मुझे स्वयं से घृणा होने लगी। सारी रात ईश्वर को अनेक बार कोसता रहा था मैं, क्यों उसने मुझे पूर्ण पुरुष नहीं बनाया। तुम भी शायद उस रात मेरी तरह जागी थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊं। अगले दिन तुम गुमसुम रही, मैं भी खोया खोया सा रहा। हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। होटल के लॉन में थोड़ा बहुत टहले, फिर अंधेरा हो जाने के बाद अपने रूम में आ गए। रात्रि भोजन के बाद सोने से पहले मैं तुम्हें बहुत देर समझाता रहा। मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी। जो तुम्हारी चाहत के वशीभूत हो, तुम्हें विवाह से पूर्व अपनी शारीरिक कमी से अवगत न करा सका था। तुमने मेरे गालों को चूमते हुए कहा था, अजय अब सो जाओ। मुझे उस समय लगा था मैंने बाजी जीत ली है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरे चूमता था, तुम्हारे सामने अपना दिल खोलकर रख देना चाहता था। तुम भी मेरी प्यार भरी बातों को सुनकर, मेरी भावनाओं को जानकर हर्षित हो रही थी। तुम्हारे द्वारा यह सब कहने पर कि मुझे अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक पति पर गर्व है, सच तब मुझे लगा था कि मैंने संसार के सारे सुख पा लिए हैं। याद करो वह रात हम दोनों ने कस्में, वादे और प्यार भरी बातों में गुजार दी। हनीमून से वापस लौटने के बाद तुम अपने मम्मी डैडी के यहाँ चली गई थी। मैं अपनी ड्यूटी में बेंगलोर आ गया था। 10 दिन बाद ही तुम्हारी 22वीं सालगिरह थी। मैंने अपनी कमाई में से बचत किए गए रुपयों में से एक जड़ाऊ हार तुम्हारे जन्मदिन में तुम्हें देने के लिए खरीदा था और बेंगलोर में ही शानदार फ्लैट खरीदा जिसमें आधुनिक कुकिंग रेंज के साथ तमाम सुख सुविधाएं थीं। मैंने इंटीरियर डेकोरेटर से फ्लैट की शानदार सजावट तुम्हारे लिए करवाई थी। तुम्हारा जन्मदिन यद्यपि मेरे मम्मी डैडी अपने घर में शानदार पार्टी के साथ मनाना चाहते थे, परंतु तुम्हारी जिद पर तुम्हारे मम्मी डैडी के बंगले में तुम्हारा जन्मदिन मनाया गया। 2 दिन बाद ही हम दोनों दिल्ली से बेंगलोर फ्लाइट से आ गए थे। बेंगलोर शहर तुम्हें बहुत अच्छा लगा था। वृंदावन गार्डन घूमते हुए तुमने कहा था, अजय ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। हर तरह के सुख तुमने मुझे दे रखे हैं सिवाय तुम्हारे। काश तुम सक्षम होते तो मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली मानती। तुम्हारे ये शब्द जब तब मेरे कानों को सुनने पड़ते। सच उस वक्त मुझे अपने पैरों से जमीन खिसकती महसूस होती। मैं स्वयं को तुम्हारा अपराधी महसूस करने लगा। घंटों मेरा चैन लुट जाता। मैं बेचैन हो उदास हो जाता था। रेवा, मान लो विवाह के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता जिसमें मैं अपनी पौरुष शक्ति खो देता, तब भी क्या तुम मुझसे इस सब की आशा करती? नहीं ना। तो समझ लो मेरा एक्सीडेंट हो गया है। इस एक कमी के अलावा अन्य ढेर सारी खुशियां तो तुम मुझसे पाती हो। रेवा, तुम मेरे प्यार की गहराई में डूब कर तो देखो। कल ही मैं तुम्हारे लिए साड़ियों के एक बड़े शोरूम से 7 साउथ सिल्क की बेहतरीन साड़ियाँ खरीद कर लाया हूँ। 7 दिन के सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंगों की साड़ियाँ पहने हुए मैं तुम्हें देखूंगा। प्रिय रेवा, मेरे हृदय की मलिका, मेरी रेवा, मैं अपने प्यार को किन किन संबोधनों से संबोधित करूं? शब्द सभी अधूरे लगते हैं। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। साथ के लोग मुझे बोराया हुआ कहते हैं। वह मेरा मजाक बना रहे हैं। रेवा, सच मैं तुम्हारे बिना बोराया हुआ हूँ। प्लीज पत्र पाते ही चली आना, नहीं तो सच कह देता हूँ तुम मुझे जीवित नहीं पाओगी। जाने अनजाने में हुई मेरी गलतियों पर अपनी पग धूली डालते हुए चली आना। तुम्हें तुम्हारे पैर के नाखूनों से लेकर बालों के आखिरी सिरे तक मैं चूमकर प्यार करूं। पत्र मिलते ही फ्लाइट पकड़ लेना। मैं इस पत्र के साथ ही दिल्ली से बेंगलोर तक का टिकट सहारा इंडिया के फ्लाइट नंबर S2501 का भेज रहा हूँ। मैं स्वयं तुम्हें लेने उड़ाता किंतु नहीं आ पा रहा हूँ। कारण? जाओ जी, नहीं बताते। अच्छा, बताए दे रहा हूँ। कारण यह है कि मैं इन दिनों एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसे हर हाल में इसी सप्ताह में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी, जो स्वयं रक्षा मंत्रालय भी देख रहे हैं,
अगले सप्ताह वह हमारे संस्थान की विजिट पर आने वाले हैं। मोहतरमा, इसके लिए मुझे जो भी पुरस्कार मिलेगा वह तुम्हें अभी से समर्पित। हमारे संस्थान के मुख्य निदेशक श्री धिंगरा सर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वह मेरे इस आविष्कार को नोबेल प्राइज के लिए गठित कमेटी के पास भेजने के लिए प्रधानमंत्री से संस्तुति हेतु कहेंगे। बाप रे, नोबेल प्राइज सुनकर ही गश आने लगता है। यह बेचारे नहीं जानते कि मेरा नोबेल पुरस्कार तो तुम ही हो। कन्याकुमारी की याद है ना तुम्हें? पिछली बार समय अभाव के कारण हम ठीक से घूम नहीं पाए थे। अब जब तुम आओगे तो कन्याकुमारी ही चलेंगे। समुद्र में डूबते हुए लाल गोलाकार सूरज को साथ साथ देखेंगे। प्रिय रेवा, मेरे पत्र को पढ़ने के तुरंत बाद ही चल पड़ना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मम्मी डैडी को मेरा सादर प्रणाम कहना। मेरे प्रेम की देवी रेवा का पुजारी, तुम्हारा अजय। कई पृष्ठों पर लिखे गए अपने पत्र को व्यवस्थित कर अजय ने उन्हें एक लिफाफे में बंद करके रख दिया। उस पर पता लिखने के बाद वह अपने फ्लैट के दरवाजे को इंटरलॉक से बंद कर कुर्ता पायजामा पहने, पैरों में स्लीपर डाले, सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क पर पहुंचा ही था कि कोरियर डाक से भेजा गया अपने मित्र विनोद का पत्र उसने कोरियर डाक लाने व्यक्ति से प्राप्त किया। अचानक किसी समय मौसम ने करवट बदली। अजय विनोद के द्वारा प्रेषित लिफाफे का कोना फाड़कर अंदर रखे पत्र को पढ़ने लगा। पत्र पढ़ते हुए ठगा सा रह गया, सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। एकाएक उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसके शरीर में एक बूंद भी खून शेष न बचा हो। वह कभी किन कर्तव्य विमूढ़ सा अपने बाएं हाथ में अपनी पत्नी रेवा को प्रेषित करने वाले पत्र को देखता, तो कभी दाएं हाथ में पकड़े विनोद के पत्र की उभरी पंक्तियों को देखता। तभी अचानक पतझड़ के मौसम में तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। सड़क पर धूल का बवंडर उठने लगा। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वह हताश, पराजित, बदहवास सा कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद आंधी थमी। आंधी के बाद बरसी कुछ बूंदों की नमी में राहगीरों ने देखा एक नवयुवक कुर्ता पायजामा पहने सड़क के किनारे बेसुध पड़ा है। फटे कागज, प्लास्टिक की पॉलिथीनें और सूखे पत्तों से उसका शरीर ढक सा गया था। कुछ दयावान लोगों ने अजय के शरीर को टटोला। तभी वहां से गुजर रही पुलिस की पेट्रोल कार से उतरकर पुलिस इंस्पेक्टर ने सर्वप्रथम अजय की नब्ज टटोली, जिसका कोई पता नहीं था। इंस्पेक्टर ने अपने सिर से कैप उतारकर हाथ में ले ली। कुछ लोग मृतक के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करने लगे। मौत तो कितनी आसान है, यह कहने वाले उस भद्र पुरुष को क्या पता कि मृत्यु के पूर्व अजय ने जीवन में कठिनाइयों से भरी कितनी मानसिक वेदना को झेला था। काश उसे पता होता। काश मात्र शारीरिक सुख की लालसा में अपने प्रेमी के साथ भागी उसकी बेवफा पत्नी रेवा को भी यह पता होता। मेरे साथ कहानी सुनने के लिए मेरे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।